अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ इस वक्त वाशिंगटन डीसी में 23 जून 2025 और सोमवार के दिन की रात के 9 बजे से आगे का वक्त है और इसी निस्बत से हिंदुस्तान पाकिस्तान बरे सगीर में सुबह के 6 बजे से आगे का वक्त है। लेकिन ईरान में 4:30 बजे से आगे का वक्त है और इसराइल में सुबह के 4 बजे से आगे का वक्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना घड़ियों का हिसाब किताब क्यों कर रहा हूँ। ये हिसाब किताब इस वक्त बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अब से चंद घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश की और एक बड़ा अहम पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि मैंने ईरान और इसराइल के दरमियान बाहमी अंडरस्टैंडिंग से एक सीज़ फायर करवा दिया है जो अगले 6 घंटों के अंदर उस पर मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। और उसकी जो उन्होंने डेडलाइन रखी वो उन्होंने इसराइल के हिसाब से सुबह के 7 बजे रखे। यानी इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त इसराइल में सुबह के 4:30 बजे होंगे, ईरान में सुबह के 5 बजने वाले होंगे अंदाज़न। जब तक आप इसको देखेंगे तो आप समझें कि अब से 3 घंटे के अंदर अंदर ये सीज़ फायर जो है ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान को पाकिस्तानी की तरह बिल्कुल उन्होंने ये सीन करवाया, लेकिन इस केस में दोनों को अच्छे बच्चों की तरह उन्होंने ये इजाज़त भी दी कि अपने ऑनगोइंग जो मिलिट्री ऑपरेशंस आपके हैं, मिसाइल मारने के, जहाज़ उड़ाने के, वो शौक़ अपना आप अगले 6 घंटे तक पूरा कर लें। उस बात को अब तक तकरीबन 3-4 घंटे जो है, 3 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। उसके बाद आपने सीज़ फायर कर देना है। और उन्होंने पूरी दुनिया को मुबारकबाद दी और पूरी दुनिया को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद मशरक़ वस्ता में अमन का, पीस का एक बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन टाइम पीरियड जो है वो शुरू होगा। अब मैंने इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स एनालिटिकल मैंने लिख के रखे हुए जो मैं भी आपके सामने रखता भी हूँ, लेकिन मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मुझे इजाज़त दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है उसका कम से कम मैं एक लास्ट ऑपरेटिव पैराग्राफ जो है वो मैं पढ़ के आपको सुना दूँ। बिकॉज जब मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा तो आपके 14 तबक जो है रोशन हो जाएंगे और आप कहेंगे क्या जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान वही सूरत हाल है आप सब। डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो पक्का हो गया है और इसके बाद तो मुझे बहुत शक है कि ईरान तो शायद ना करे, लेकिन कतर और सऊदी अरब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए रेकमेंड कर देंगे। और 3 मुल्क, हो सकता है सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो जाए, ओमान भी शामिल हो जाए, बिकॉज पिछले 24 घंटों में ईरान ने जो मिसाइल इनको मारे और जो एक क्राइसिस मच गया तो ये सारे थोड़ा परेशान रहे हैं 6-7 घंटे। तो बहरहाल ये आखिरी पार्ट इसका देख लें। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट बोथ कंट्रीज़, Israel and Iran, on having the stamina, the courage and intelligence to end what should be called the 12-day war. वो पाकिस्तान इंडिया की थी 4 दिन की जंग, ये 12 दिन की जंग है। This is a war that could have gone on for years. जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान में लाखों लोग मर सकते थे लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मरने नहीं दिए। This is a war that could have gone on for years and could have destroyed the entire Middle East, but it didn't and never will. चूँकि मैं आ गया हूँ, डोनाल्ड ट्रंप आ गया, इसलिए मैंने दुनिया को, मशरिक़ वस्ता को बचा लिया। एंड नेवर विल। गॉड ब्लेस इज़राइल, उनको पता है कि सबसे पहले इज़राइल का नाम लेना है। गॉड ब्लेस इज़राइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट एंड गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड गॉड ब्लेस द वर्ल्ड। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये सारा मामला है क्या? अब मैं इसके एक एक करके पॉइंट्स आपके सामने सारे रखता हूँ। अब से जैसे मैंने कहा कि 3-4 घंटे पहले उन्होंने ट्रूथ सोशल के ऊपर इसका उन्होंने ऐलान किया। उससे पहले वो अपने कमांड सेंटर में थे अपनी पूरी की पूरी टीम में, जहाँ पर उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भी उनके साथ थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन कीन, जनरल डैन कीन भी थे वहाँ पर, जो है उनके फॉरेन, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मार्को रूबियो भी उनके साथ थे उस ऑपरेशन रूम के अंदर। और ये सारे ऑपरेशन रूम में इकट्ठे हुए थे ये देखने के लिए कि ईरान ने जो अल अदीद बेस जो है कतर का, उसके ऊपर जो मिसाइल मारे हैं, उसके बाद अब हमने क्या करना है। मैं अब सारी एक तफसील देखिए। इसराइल का जो बड़ा अखबार है हारित्स, लेफ्ट ऑफ द सेंटर सोशलिस्ट अखबार, इनफैक्ट अगर इस पूरी जंग में अगर सबसे ज़्यादा बैलेंस अगर किसी ने रिपोर्टिंग की है, जो किसी का नहीं था, उसने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की है, तो वो ये इसराइल का ये अखबार हारित्स है। हारित्स के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को 6 घंटे दिए, उन्होंने कहा 6 घंटे में बंद कर लो। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले ये हुआ कि ईरान ने जो दिन ख़त्म हुआ है 23 जून का, उसमें ईरान ने वार्निंग देने के बाद कतर के अंदर जो अमेरिकन बेस है सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का अल हदीद पे, अल उदैद और उसके वहाँ पर 6 उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारे
और एनुल असद जो इराक में है वहाँ पर एक उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारा, लेकिन उसका टोटल इफेक्ट ये था कि पूरा का पूरा मशरक़ वस्ता जो था, इंक्लूडिंग ओमान, इंक्लूडिंग बहरीन, इंक्लूडिंग मुत्तहिदा अरब अमारात, ये सारों की सारी की फ़्लाइट्स बंद हो गई, सबकी जो है ऑपरेशनल क्राइसिस जो है वो खड़ा हो गया। हालांकि हुआ कुछ नहीं, लेकिन एक खौफ व हरास की सूरत हाल जो है पूरी मशरक़ वस्ता में बच गई। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये कई हफ्तों तक, कई दिनों तक इस पर एनालिसिस का होता रहेगा। बहरहाल अकॉर्डिंग टू हारेट्स, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा अखबार है, जब ईरान ने ये मिसाइल मारे अल उदैद के ऊपर तो अल उदैद खाली पड़ा हुआ था। इस पे वैसे बड़ी मुझे हैरानगी हुई, उन्होंने कहा कुत्ता नहीं भौंक रहा था, अल उदैद पे पूरा का पूरा अमेरिकन बेस खाली पड़ा था। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि नॉर्मल हालात में इस अमेरिकन बेस में कितने लोग होते हैं। ये पता चला कि अल उदैद जो है ये लार्जेस्ट अमेरिका का जो 10 बेसेस हैं मशरक़ वस्ता में, ये उसका सबसे बड़ा ऑपरेशनल बेस है। ये सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का हेड है, यानी जनरल माइकल कुरेला जो हैं, एरिक कुरेला जो हैं, उनका ये हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर नॉर्मल हालात के 12 स्क्वायर किलो मीलों के ऊपर, 12 स्क्वायर मील पे ये फैला हुआ है। 2 इसमें स्ट्रिप्स हैं 10-10 हज़ार या 12-12 हज़ार स्क्वायर फुट लंबी, और इसके ऊपर नॉर्मल हालात में कम से कम भी 5,000 से 10,000 अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं इस बेस के ऊपर होते हैं, और ऑन एन एवरेज 8,000 सोल्जर्स इसमें हर वक्त होते हैं। अब ये कितनी जल्दी इन्होंने खाली कराए, कितने पहले से इनको पता था कि इनके ऊपर ये हमला होने वाला है। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसने कंफर्म किया है कि ईरानियन ऑफिशियल्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए बताया कि हमने अमेरिकन को पहले वार्न कर दिया था, बता दिया था कि हम अल उदैद बेस जो है उसको हम टारगेट जो है वो करने वाले हैं, ताकि वहाँ पे कोई नुकसान जो है ना हो। ट्रंप ने अपने ऑपरेशन रूम से बात की, उन्होंने जब मीडिया से या वहाँ पे उन्होंने ट्रूथ सोशल पे भी कहा, उन्होंने कहा कि वेरी वेरी वीक अटैक, बड़ा ही कमज़ोर किस्म का हमला था। ताहम उन्होंने ईरान का, ये इंटरेस्टिंग है, उन्होंने ईरान का शुक्रिया भी अदा किया कि आपने हमला करने से पहले हमें ये बता दिया था कि आप हमला हमारे ऊपर करने वाले हैं। अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये भी खबर छप चुकी है, ये सब चीज़ें पब्लिश हैं, इसमें से कोई चीज़ मैं हवा से नहीं बात कर रहा, कि ये जो सीज़ फायर हुआ है इसको अमीर कतर जो हैं उन्होंने, अल्थानी जो हैं, उन्होंने इसे मेडिएट करवाया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया कि उनके बगैर ये पीस जो है मुमकिन नहीं था। इसराइल इससे पहले ये जहन में रहे कि इसराइल गुज़श्ता 36 घंटों से मसलसल अमेरिका से कह रहा था कि हमें सीज़ फायर चाहिए, हमें सीज़ फायर चाहिए, और उन्होंने इन एडवांस, इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट सीज़ फायर अपनी एयर स्पेस को खोल दिया था, बिकॉज कई दिनों से लोग इसराइल से बाहर तल अवीव से फ्लाई आउट नहीं कर पा रहे थे। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, बहुत से और ममालिक के जो इसराइली निजात शहरी हैं वो वहाँ से बाहर भी निकलना चाह रहे थे, तो फ्लाइट्स उन्होंने उसकी जो है एल की वो उन्होंने शुरू कर दी। सो इसराइल का एडवांस कॉन्फर्मेशन कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पास था, और अमीर कतर ने ईरान को कन्विंस किया कि आप सीज़ फायर पे मुत्तफिक हो जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह कि पहले ईरान जो है वो सीज़ फायर करेगा, उसके बाद इसराइल जो है वो सीज़ फायर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल एक इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनकी टीम उनके साथ ऐसे ही बिहेव करती है जैसे पुराना कोई चीन का शहनशाह हो या मुग़ल बादशाह हो, और उसकी एक कोर्ट की उसका जो एक दरबार होता है, उनकी बाकी सारी टीम जो है वो बिल्कुल दरबारियों के तौर पे एक्ट करती है। अगर आपने देखा हो कि डोनाल्ड ट्रंप पहले आके बोलते हैं, उनके पीछे बहुत ही मुदबाना तरीके से उनकी पूरी कैबिनेट, जेडी वांस उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं वो पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप बात खत्म करते हैं तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप के पीछे बच्चों की तरह, ये दरबारियों की तरह चल के जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद जेडी वैंस भी वहाँ पे बोले, और जेडी वैंस ने कहा कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त दुनिया के लिए ख़बर है, पीस हो गया है हमारा। तो उन्होंने ये कहा कि सारा मकसद ये था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने उसको तबाह करना था, या हमने रोकना था कि ईरान को वेपन ना मिल सके। हमें ईरान की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा ईरान की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ईरान के लोगों को कौन सी हुकूमत चाहिए, इसके ऊपर यानी इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये ईरान के लोगों के ऊपर है कि उनको क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। ज़रा गौर करें ये अल्फाज कितने इंपॉर्टेंट हैं कि ईरान के लोग जो हैं वो सारा रजीम चेंज ऑपरेशन वगैरह की कहानी जिसका सारा इल्ज़ाम लग रहा था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब इसका कुछ थोड़ा सा एनालिसिस के देख लें। इसमें ऐसा लगता है कि ईरान ने जब अल उदैद बेस के ऊपर अपने मिसाइल स्ट्राइक्स की तो उन्हें अमेरिका का टैसिट अप्रूवल था, दोनों ने मिल के इसको स्टेज किया है। यानी ईरान को ये राइट
आज जो दिन ख़त्म हुआ उसमें पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी एक इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब के साथ पे आपको फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान के DG ISI स्ट्रोक NSA जनरल आसिम मलिक उस तस्वीर में नज़र आते हैं, जिसमें पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ट्रंप के हमलों के हवाले से ये कहा कि ईरान हैज़ एवरी राइट टू रिस्पॉन्ड टू दीज अटैक्स। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। बहरहाल उन्होंने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ईरान को अमेरिका के हमले के जवाब में जवाबी हमला करना और राइट ऑफ डिफेंस करने का उसको हक जो है वो हासिल है। यहाँ ये बड़ा क्लियर है कि ईरान को रिस्पॉन्स करने का हक और राइट दिया गया है, इस हक को तस्लीम किया गया है कि वो एक पीसफुल तरीके से अपना हक जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ईरान ने कतर से भी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, ईरान ने कतर से अपोलोजाइज़ भी किया। उन्होंने कहा कि ब्रदर इस्लामी मुल्क जो है कतर, उससे हमारा कोई मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, दिस इज़ नॉट अगेंस्ट यू। ये भी ईरान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है और ये चीज़ जो है ये छप चुकी है। अब ट्रंप ने, जो मैंने आपको कहा कि गॉड ब्लेस इसराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडल ईस्ट, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस द होल वर्ल्ड। अब इसका हम थोड़ा सा सीरियस एनालिसिस कर लें कि पूरा मामला जो है कार्टूनिश तरीके से हुआ, इसमें क्या चीज़ें हैं। इसमें आप देखें कि इसराइल का जो अखबार हारिस है, जो बहुत ही सेंसिबल अखबार है, उसमें एक एनालिसिस छपा है इसके साथ ही, वो इससे पहले से छप रहा था। उसमें यह है कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, जिस तरह से ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उनकी पॉलिसी इसराइल की पॉलिटिक्स में है डिवाइड एंड सर्वाइव, यानी लोगों को डिवाइड कर दो, अपने दुश्मनों को, और उसके बाद बच जाओ। और एनालिसिस ये कहता है कि 2022 के आखिर में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इसराइल के साथ फड्डा किया, उसके बाद वो इंतहाई गैर मकबूल हो गए। और जितनी भी उनकी अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, उन्होंने ये नोट किया कि एक तरफ तो उन्होंने जुडिशरी को ख़त्म कर दिया है, दूसरी तरफ से जो इंतहा पसंद मजहबी यहूदी परस्त जमातें हैं, जो मजहबी जमातें हैं इंतहा पसंद, उनके साथ नेतन्याहू का एक अलायंस है, बीबी नेतन्याहू का। और उसकी वजह से तमाम अपोजिशन ने मिलकर एक फ्रंट क्रिएट किया, जिस फ्रंट का नाम था जस्ट नो बीबी, नो बीबी, यानी हमें हर चीज़ कबूल है, नो बीबी, जस्ट नो बीबी, मतलब हम हर चीज़ तस्लीम करते हैं लेकिन हमें नेतन्याहू जो है वो नहीं चाहिए। इस फ्रंट का नाम था जस्ट नो बीबी फ्रंट। और इसमें जितने भी ऑपोजिशन के की लीडर्स थे, वो सारे के सारे इस फ्रंट का हिस्सा थे, जिसमें नफ्ताली बेनेट, जो से पहले मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, यायर लापिड, बेनी गैंट्स, एबी गोर लिबरमैन, ये सारे के सारे जो हैं वो इस फ्रंट का हिस्सा थे। ईरान पे हमला उस वक़्त किया नेतन्याहू ने जब उससे सिर्फ एक दिन पहले उनकी जो कनेसत है वो डिज़ोल्व हो रही थी, बिकॉज वहाँ पे मिलिट्री ड्राफ्ट के हवाले से जो बिल था वो एक वोट से बचा, वरना क्या उनकी हुकूमत और उनकी पार्लियामेंट के डिज़ोल्व होने का वहाँ पे पूरा चांस था। उसके बाद जब उन्होंने हमला किया तो उसके नतीजे में कि जितनी भी उनकी अपोजिशन है उसे नेतन्याहू की बहुत तारीफ़ करनी पड़ी। उनको ये मानना पड़ा कि नेतन्याहू ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी दिखाई है, उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, जो एक्चुअली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब तक का सारा एनालिसिस जो है हमारे सामने वो यही है, बल्कि ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े गुस्से से एक दो दिन पहले ये कहा है कि ये सारे के सारे चोर हैं, ये सारे के सारे स्कम बैग्स हैं, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, जो ये मान ही रहे कि मैंने ईरान का सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसे मैंने ऑब्लिटरेट कर दिया है। लेकिन इसराइली और अमेरिकन एनालिस्ट मसलसल ये कह रहे हैं कि उस प्रोग्राम को सिर्फ सरफेस की हद तक स्ट्रक्चरल नुकसान पहुँचा है, उसके एयर डिफेंस को नुकसान पहुँचा है, लेकिन यूरेनियम भी बच गया है और उनका बहुत सा ढांचा भी नीचे से बच गया है। इशारा उनका ये भी है कि शायद अमेरिका डिस्ट्रॉय करना भी नहीं चाहता था। अब ये जो एग्जाम्पल है कि इसराइल की पॉलिटिक्स में क्या हुआ, सबको इकट्ठा होना पड़ा, नेतन्याहू पॉपुलर हो गए, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे पोस्ट पहलगाम के बाद पाकिस्तान का जो रजीम है, शरीफ सरदारी आसिम रजीम, और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी, सभी जो है मजबूत भी बन गए और सभी पॉपुलर हो गए। यही चीज़ जो है वो इसराइल के अंदर भी हुई। दूसरा पॉइंट ये नोट करें कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सियासत में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए हैं, क्योंकि अमेरिकन ने ये देखा कि उन्होंने इलेक्ट तो डोनाल्ड ट्रंप को किया था, ये रोज़ अब कार्टून यहाँ छप रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उन्होंने नेतन्याहू को अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया है। और जिस तरह से पहले डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी में ये इल्ज़ाम था कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है रूस के, उनके पास कोई चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ और उनको ब्लैकमेल करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप बाकी सबके साथ बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन कभी भी वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के बारे में सख्त अल्फाज जो हैं इस्तेमाल नहीं करते। अब लोगों ने नोट किया है कि इसराइली लॉबी के पास भी और नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट के पास भी कोई ऐसी गीदड़ संगी है, ये क्या है गीदड़ संगी है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल किया जा सकता है। वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, घबराते हैं, और उन्होंने अपनी तमाम तर वैल्यू, अपने इलेक्टोरल बेस की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने इसराइल की खातर उन्होंने ये जंग की। तीसरा पॉइंट ये है कि ईरान का रजीम बच गया है। अमेरिका ने यह अफर्म कर दिया है कि वो ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपने अरब नेबर्स और इसराइल और दुनिया की नज़रों में बहुत